नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल, साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो न्यूज पंच में आज सबसे पहले बात होगी संभल मस्जिद कमेटी को लेकर के। जी हां, मस्जिद की रंगाई पुताई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। और हाईकोर्ट ने अब अगली तारीख दी है 4 तारीख। और इसके साथ ही और फैसले में क्या कुछ कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है मौसम से जुड़ी हुई। जी हां, मौसम की अगर हम बात करें तो कहीं बारिश नजर आ रही है तो कहीं बर्फबारी, यानी कि ठंड जो है एक बार फिर से लौट के आ गई है। और लेकिन इस बार जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से काफी आफत भी नजर आ रही है। हाल ही में एक बड़ी खबर भी आई है चमोली से। क्या है वो बड़ी खबर, वो भी आपको पहुंचाएंगे। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है बांग्लादेश से जुड़ी, जहां पर नाहिद की पार्टी से यूनुस को सीधे तौर पर झटका, क्योंकि नाहिद अब कहीं ना कहीं अपनी एक नई पार्टी लेकर आने वाले हैं आज। और इस नई पार्टी से सीधे तौर पर राजनीतिक जो बांग्लादेश के हालात है उन पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। कैसे पड़ेगा ये असर और आखिर कौन है नाहिद जो लेकर आ रहे हैं अपनी नई पार्टी, और क्या है इस नई पार्टी के पीछे की वजह, बताएंगे विस्तार से आपको। तो इन तीनों ही खबरों पर रहेगी प्रमुखता से नजर आज। तो इसी के साथ न्यूज पंच की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि यूपी के संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की, जिसमें रंग रोगन की इजाजत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। दरअसल मस्जिद कमेटी ने आगामी रमजान की तैयारियों को लेकर सफाई, मरम्मत और पेंटिंग की व्यवस्था की पूरी योजना तैयार की थी और कोर्ट से मस्जिद के रंग रोगन की इजाजत मांगी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई को ही सर्वेक्षण के आदेश दे दिए थे। अब आज एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने साफ सफाई कराए जाने की जो मांग है उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन रंग रोगन, मरम्मत और लाइटिंग को लेकर 4 मार्च की तारीख दे दी है। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले एक नजर हाईकोर्ट के फैसले पर। तो संभल जामा मस्जिद जो है उस पर हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला है, जहां शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत जरूर मिल गई, यानी कि साफ सफाई की अनुमति अभी फिलहाल कोर्ट की तरफ से दी गई है, लेकिन रंगाई पुताई और डेंटिंग पेंटिंग का जो काम है उसको लेकर अभी इजाजत नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने साफ सफाई कराए जाने की जो मांग है मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसको स्वीकार कर लिया है, उसकी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एएसआई अब ये पूरी साफ सफाई कराएगा, यानी कि साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है मस्जिद की वो भी अब एएसआई के उसमें है। एएसआई ही ये साफ सफाई कराएगी। कोर्ट ने अभी व्हाइट वॉश और लाइटिंग पर फिलहाल फैसला अपना नहीं सुनाया है। 4 तारीख को इस को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई होनी है। एएसआई ने फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट दाखिल की है, यानी कि जो रिपोर्ट एएसआई ने तैयार की है उसमें कई सारी फोटोज भी हैं। एएसआई रिपोर्ट में मस्जिद में पहले से ही पेंट हुआ है, ये बात एएसआई की तरफ से कही गई है। और साथ ही एएसआई ने कहा है कि मस्जिद में पहले से पेंट हुआ है और दोबारा से पेंट की कोई जरूरत नहीं है, नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और अपना फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया, यानी कि रमजान के महीने को देखते हुए साफ सफाई की मांग फिलहाल मंजूर कर दी गई है। लेकिन डेंटिंग पेंटिंग और साथ ही रंग रोगन की जो बात है उसको लेकर अभी 4 तारीख यानी कि अगली तारीख दी गई है। ऐसे में ये तो बात रही हाईकोर्ट के फैसले की, लेकिन मस्जिद कमेटी को लेकर के और क्या कुछ नजर आता है वो भी आपको बताते हैं। मस्जिद कमेटी को एएसआई रिपोर्ट पर सीधे तौर पर आपत्ति है। कोर्ट ने कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने की बात कही है। अब मस्जिद कमेटी जो है जो 4 मार्च है, 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी और सभी पक्षों को सुनने के बाद में 4 मार्च को फैसला आएगा कि शाही जामा मस्जिद में डेंटिंग पेंटिंग या यूं कहें कि रंग रोगन का काम होगा या नहीं होगा, लाइटिंग होगी या नहीं होगी। कोर्ट ने कमेटी को लिखित तौर पर देने की बात कही है। मस्जिद कमेटी को अब 4 मार्च को अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी। ये तो बात रही मस्जिद कमेटी की, लेकिन इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है एक बार वो भी आपको बताते हैं। हलफनामा दाखिल करने की इजाजत इस वक्त हिंदू पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष को बोली गई है कि अब वो हलफनामा दाखिल करें। 4 मार्च को ये हलफनामा दाखिल
किया जाएगा। तो 4 मार्च की तारीख जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी मायने है और दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। मरम्मत और पुताई होने से कहीं ना कहीं ढांचे को नुकसान हो सकता है, ये बात हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही है और साथ ही हलफनामा दाखिल करने की इजाजत कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष ने मांगी है। तो ये तो बात रही हिंदू पक्ष की, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर नजर लगातार बनी रहेगी। 4 मार्च को जब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी और 4 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये साफ हो जाएगा कि संभल की जो विवादित शाही जामा मस्जिद है उसमें रंग रोगन या यूं कहे कि पुताई का काम होगा या नहीं होगा। लाइटिंग की जो बात मुस्लिम पक्ष कर रहा है वो लाइटिंग की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। हालांकि फिलहाल फौरी तौर पर अगर हम देखें तो साफ सफाई की इजाजत कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, क्योंकि रमजान का महीना बेहद ही नजदीक है, रमजान शुरू होने वाले हैं। हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए सीधा विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं करेंगे। विकास, जिस तरीके से देखें तो फिलहाल फौरी तौर पर तो राहत जरूर मिल गई है मुस्लिम पक्ष को, लेकिन रंग रोगन को लेकर फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है और अब अगली तारीख 4 मार्च। बिल्कुल 4 मार्च को मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये बताया जाएगा कि रंग रोगन की ज़रूरत उन्हें क्यों है। लेकिन इससे पहले जब एएसआई की टीम ने वहां पहुंचकर बाकायदा शाही जामा मस्जिद में वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की और वो फ़ोटो भी अपनी रिपोर्ट के साथ दाखिल किए हाई कोर्ट में, उसमें साफ जाहिर है एएसआई ने जो बातें कही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की रंग रोगन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साफ सफाई से काम हो सकता है। वहाँ पर जैसा अब आपने जिक्र भी किया कि वहाँ पर टाइल्स और पेंटिंग का काम पहले भी किया गया था, वहां पर उसकी वहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो इन सब जरूरतों के बाद अब मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कहेगा, तो ऊपर से हिंदू पक्ष के द्वारा जो बातें कही गई हैं और जो हलफनामा दाखिल करने की बात कही गई है वो भी 4 तारीख को अपना हलफनामा दाखिल करेगा। उसकी तरफ से ये दावा है कि वहां पर तमाम सारे प्रतीक चिन्ह जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार उस परिसर में है, मौजूद हैं, तो उन चीज़ों को वहाँ से मिटाया जा सकता है रंगाई पुताई के बहाने, वहाँ मरम्मत के बहाने कहीं वो सब प्रतीक चिन्ह ना मिटा दिए जाएं। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ पर इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत है भी नहीं इसलिए कि वो एएसआई की रिपोर्ट में साफ जाहिर होती हैं ये सारी बातें। हिंदू पक्ष ने जब ये मामला प्रकाश में आया था, ये दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद को हरिहर नाथ मंदिर ढहाने के बाद यहाँ पर उसका निर्माण कराया गया था आक्रांताओं के द्वारा, और उसके बाद यहाँ तमाम दिनों तक वहाँ पर हिंदू पक्ष वहाँ पर पूजा पाठ करता आया रहा है। एक बार फिर से वहाँ पर पूजा पाठ भी अनुमति दी जाए। शाही जामा मस्जिद के बगल में ही कुआं स्थापित है, वहाँ पर बरगद का पेड़ स्थापित है, तमाम सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह वहाँ पर मौजूद हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वो हरिहर नाथ जी का ही मंदिर है। चूंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कल्की का अवतार संभल में ही होना और संभल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों में पाई जाती है। तो इसी के बाद ये मामला जब प्रकाश में आया था कोर्ट में, तो अब हाई कोर्ट में इस पर मामला चल रहा है और हाई कोर्ट की तरफ से जब रमजान से पूर्व ये अपील दाखिल की गई है तो एएसआई की तरफ से जो बातें कही गई हैं, ये बात और बिंदु जोड़ देना चाहता हूं कि एएसआई की टीम वहां पहुंचकर वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की। इससे पहले हालात ये थे कि एएसआई की टीम को भी मस्जिद के अंदर घुसने की परमिशन नहीं दी जाती थी। एएसआई की तरफ से ये दावा खुद किया गया था, ये अपील की गई थी चंदौसी की कोर्ट में कि उनको वहां जाने की इजाजत नहीं है, उनके संरक्षण में ये मस्जिद होनी चाहिए क्योंकि एएसआई के अंडर में ये मस्जिद आती है। तो अब एएसआई के द्वारा ही वहां पर साफ सफाई की जाएगी, ये अच्छी बात है जी। लेकिन इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो रंग रोगन की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है और मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जो ये रिपोर्ट है उस पर भी अपनी आपत्ति दर्ज की है। आखिर मुस्लिम पक्ष को एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति क्यों है? जी, इनको जो आपत्ति होगी वो 4 तारीख को अपने हलफनामे में देंगे, लेकिन एएसआई की तरफ से जो साइंटिफिक रीजन बताए जाते हैं, बाकायदा वहाँ की वीडियोग्राफी की जाती है, फोटोग्राफी की जाती है और जो एक्सपर्ट वहाँ पहुँचते हैं, जो अपनी रिपोर्ट लगाए हैं, वो इस काम में विशेषज्ञ होते हैं और विशेषज्ञों की रिपोर्ट ही सर्वमान्य होती है और वो साइंटिफिक पूरी तरीके से होती है। अगर वो कह रहे हैं वहाँ पर रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है तो रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है। वो साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने उसके फोटोग्राफ भी दाखिल किए हैं, वीडियोज़ भी दाखिल किए हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एएसआई की टीम वहां पहुंच रही है। नहीं तो न जाने कितने दशकों तक वहां पर एएसआई की टीम को अंदर जाने की इजाजत ही नहीं थी और एएसआई की तरफ से भी कहा गया था कि जो मस्जिद का प्रवेश द्वार है उसके साथ वहां पर छेड़छाड़ की गई थी। छेड़छाड़ तो पूरे संभल के ही साथ की गई थी। ये शाही जामा मस्जिद कोई बात क्या करें वहां पर कि वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल दी गई।
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर का सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड के चमोली से। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर चमोली में 57 मजदूरों में से 16 मजदूरों को इस वक्त बाहर निकाला गया है। चमोली में एवलांच आया है, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि बाकी जो 41 मजदूर हैं उनको बाहर निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। 57 कुल मजदूर जो वहां पर फंसे थे और बाकी 47 मजदूरों को बाहर निकालने के प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं। ये ताजा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्लेशियर टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा इस वक्त हुआ है चमोली में, और चमोली में माड़ा गांव और माड़ा के पास ये एवलांच हुआ है। तो चमोली से ये सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी इस वक्त की। तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड तो एक बार वापसी आई ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और भारी बारिश हो रही है, उससे अब कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। 47 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्रयास इस वक्त लगातार किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चमोली में ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा इस वक्त हुआ है और कई सारे मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली से ये सबसे बड़ी खबर, जहां ये एवलांच हुआ है, ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर टूटने की वजह से जो मजदूर वहां पर मौजूद थे वो फंस गए। हालांकि उन मजदूरों की अगर हम बात करें तो 10 मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है और बाकी मजदूरों को निकालने की भी कोशिश लगातार वहां पर टीम की तरफ से की जा रही है। जो बाकी 47 मजदूर हैं उनको भी इस वक्त निकाला जा रहा है। तो ग्लेशियर टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा इस वक्त उत्तराखंड के चमोली से सामने आया, जहां पर माड़ा गांव जो है उसके पास में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल 57 में से इस वक्त 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बाकी जो लोग फंसे हुए हैं अभी उनको और निकालने की कोशिश अभी की जा रही है। Welcome to the press statement session. Your Excellency Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Commissioners, Honorable Ministers, members of both delegations and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, President of the European Commission, European College of Commissioners, सभी डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की यह भारत यात्रा अभूतपूर्व है। यह केवल भारत में यूरोपियन कमीशन की पहली यात्रा नहीं, बल्कि यह किसी भी एक देश में यूरोपियन कमीशन का पहला इतना व्यापक एंगेजमेंट है और साथ ही कमीशन के नए कार्यकाल की सबसे पहली यात्राओं में से एक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और ईयू की 2 दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है, शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए साझा कमिटमेंट है। इसी स्पिरिट में कल और आज अलग अलग सेक्टर की लगभग 20 मंत्री स्तर की बैठकें हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सिंसियर और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को
इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जीआई एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ने की बात हुई है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। हमने एक स्पेस डायलॉग शुरू करने का निर्णय भी लिया है। फ्रेंड्स, इकोलॉजी और इकोनॉमी का बैलेंस हमारी साझी प्रतिबद्धता रही है और इस दिशा में हमारा मजबूत सहयोग रहा है। हमने ग्रीन हाइड्रोजन फोरम और ऑफशोर विंड एनर्जी बिजनेस समिट करने का निर्णय लिया है। ईवी बैटरीज, मरीन प्लास्टिक्स और ग्रीन हाइड्रोजन में जॉइंट रिसर्च किया जाएगा। साथ ही सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर हम अपने जॉइंट प्लान को आगे बढ़ाएंगे। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक, उसे आगे ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आईमेक ग्लोबल कॉमर्स, सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को ड्राइव करने वाला इंजन साबित होगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हमारा बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक है। साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म पर हम सहयोग के लिए आगे बढ़ेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का स्ट्रांगेस्ट एसेट है। हमारे बीच एकेडेमिया, रिसर्च और इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी आज नई सहमति बनी है। मेरा मानना है कि इंडियाज यंग टैलेंट यानी यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी। हमने आज तय किया है कि 2025 से आगे के समय के लिए भारत ईयू पार्टनरशिप का एक बोल्ड और एम्बिशियस रोड मैप बनाएंगे। इसका लॉन्च अगली भारत ईयू समिट के दौरान होगा। एक्सेलेंसी, आपकी इस भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। ये यात्रा हमारे एम्बिशन को एक्शन में ट्रांसलेट करने का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। मैं अगली भारत ईयू समिट के लिए आपका एक बार फिर से भारत में स्वागत करने के लिए तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to give her remarks to the media. Prime Minister Modi, dear Narendra, ministers, commissioners, excellencies, friends, thank you very much for the very warm welcome. It is a taste of India's legendary hospitality
And today is no ordinary day. Europe and India are coming together. And as I read in the news, so are the planets. Indeed, today, 7 planets in our solar system come into perfect alignment. And that is a very outstanding event. And they say that this event signals transformation and growth. And that's exactly the moment we find ourselves in. The planets are aligned, and so are Europe and India. I'm here today with the whole College of Commissioners. And indeed, it is our first visit outside Europe since we took office in December. And this shows how much we value our partnership. We want to take it to new heights. India is a like-minded friend. We are the 2 largest democracies in the world. And under your leadership, Prime Minister, it has been thriving. We are bound by shared convictions and values. From resilient supply chains, we are shared interest to a free and open Indo-Pacific. We're working together. And today's exchange will set the path for the future of our relationship. We have to agree to work on a new strategic agenda. And I see 3 main avenues. First, we will work together on economic growth. The potential is immense. Europe is already India's biggest trading partner. Last year alone, we exchanged 120 billion worth of goods. And over the past 2 decades, our trade has tripled. All this is proof that our businesses and people want to work together. And one of the best examples of this partnership is the new Federation of European Businesses in India. It brings together 6,000 EU companies, which have created 8 million direct and indirect jobs in this economy. Now we have tasked our teams to build on this momentum and finalize our free trade agreement before the end of the year. We're expecting a lot of our trade negotiators. We told them they should surprise us. Now more than ever, the geopolitical content asks for decisive action. At the same time, we must take our Trade and Technology Council to the next level and connect research, innovation and market uptake. This allows us to tackle important economic challenges together and to build robust and diverse supply chains, such as, for example, in semiconductors, a very important topic we have been working intensively on. Because we know that economic security and growth go hand in hand. And by sourcing the products we need from partners we trust, we avoid harmful dependencies. And of course, we build stronger economies. The second avenue we should explore is a common tech agenda. On the clean tech, together we champion the International Solar Alliance. We agreed to launch a joint task force for green hydrogen. But today I want to focus on digital technologies where you excel. We are both powerhouses of innovation and entrepreneurship, the kind that only democracies can nurture. We share the belief that technologies should serve the people and not the other way around. And here, artificial intelligence is a perfect example. It is advancing at a scale and speed never seen before. And Diana Renda, at the Paris AI Summit, you said, AI is writing the code of humanity. You're so right. I'm convinced that Europe and India working together can shape a future in which AI is a driver of a positive change in our economies and our societies. In Paris, we have both highlighted the advantages of a cooperative model for AI development, where the innovators have access to quality data
and computing resources. And I'm glad to note that AI is a major focus of the Trade and Technology Council. The European AI Office and India AI Mission also agree on deepening the cooperation. And we will apply AI in the areas of natural hazards, climate change, and bioinformatics. AI should be at the heart of our strategic agenda. And the next AI summit hosted by you, Prime Minister, will take us forward. You can count on the European Union that this summit is going to be a big success. Our cooperation in the digital is not limited, of course, to AI. We are aligning and aiming at interoperability of our two digital public infrastructures, which are actually the world's largest and the world's most advanced. India's Aadhaar and the EU Digital Wallet aim to offer public and private services to nearly 2 billion citizens. And interoperability of our digital identities will strengthen ties even more between India and the European Union. Our digital cooperation has also an ambitious industrial agenda. We are committed to strengthen cooperation in semiconductor R&D and manufacturing, and we are cooperating in the future of secure telecommunication networks. In particular, our industrial associations have agreed to closely cooperate on 6G. Of course, technology is only as good as the people who can use it. And that's why digital skills are so important, and this is a topic very close to my heart. People are essential for Europe's competitiveness, yet we face a gap, and India can help to close it. Let's increase students and skilled workers exchanges. Let's share expertise, talent, and experience. And the third avenue I see in deeper cooperation is deeper cooperation in security and defense. For Europe, India is a pillar of certainty in an increasingly uncertain world. We know that authoritarian states are getting bolder, ignoring borders, threatening peace at sea. Now is the time to step up our security and defense cooperation on land, at sea, and in space. For example, cybersecurity has never been as crucial as today. Our cyber dialogue offers a platform for effective cooperation and information exchanges, because threats are evolving, becoming more sophisticated by the day. Maritime security is just as essential. The Indian Ocean is a lifeline for global trade, and ensuring its security is vital, not just for India, but for the whole world. We should also explore expanding our joint naval exercises, building on our very successful cooperations in the Gulf of Guinea and the Red Sea. Finally, we should deepen cooperation in protecting the cables that ensure data connectivity between India and the European Union. And on defense, we see avenues of cooperation. India is looking in diversifying its military supply and access to new capabilities. So does Europe. So we both, India and the European Union, can be partner in this topic. Prime Minister, dear Narendra, ministers and commissioners, we're going back to Europe full with fresh ideas for the future of our cooperation. There's a lot of good work to do. And for the summit later this year, India and the European Union together are greater than the sum of our parts. Together we are a powerful and we are positive signal to the world. The planets are aligned, so are Europe and India. Thank you very much. Thank you, ma'am. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen.
अध्यक्ष और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट जो दी गई वो हमने आपको सुनाई, और इसके साथ ही इस दौरान इस जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई, एक नजर उस पर डालते हैं। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संयुक्त वक्तव्य के दौरान कहा कि व्यापक और सार्थक चर्चा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विनिवेश, संरक्षण और जीआई पर भी बात कही। कई मुद्दों को लेकर सहयोग पर चर्चा की बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके साथ ही ईवी बैटरीज और ग्रीन हाइड्रोजन में संयुक्त शोध को अनुमति दी गई। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पर बिजनेस समिट करने का भी निर्णय लिया गया है दोनों के द्वारा। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा पर बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का परिचायक है, यानी कि रक्षा और सुरक्षा पर जो सहयोग लगातार बढ़ रहा है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। और वहीं यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि आर्थिक विकास के लिए हम मिलकर काम करेंगे, यानी कि भारत के साथ मिलकर आगे काम किया जाएगा। यूरोप और भारत के लोग मिलकर काम करने के पक्षधर हैं, हर किसी को ये बात पसंद है। और साथ ही इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार संधि पर सहमति संभव है। तो ये बड़ी बातें संयुक्त वक्तव्य से जो निकलकर सामने आई वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही भारत और यूरोप की विचारधारा एक समान है, ये बात कही गई यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये जो वार्ता रही है काफी, हम देखें तो सहयोग को लेकर कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन को लेकर बात हुई, जीआई टेक्नोलॉजी पर बात हुई, साथ ही सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बात हुई है। इसके अलावा ग्रीन बैटरीज को लेकर और साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर ये बात की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि हमने स्पेस डायलॉग शुरू करने का निर्णय लिया है। एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने के भी निर्देश दिए गए। ग्रीन हाइड्रोजन पर बिजनेस समिट करने का भी निर्णय लिया गया है। रक्षा और सुरक्षा की अगर बात करें तो इस पर भी सहयोग बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये संयुक्त वक्तव्य की बातें इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो प्रमुख बातें हुई हैं इस दौरान। और इसके साथ ही और इसी पर हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए उम्मु सलमा बावा सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही जिस तरीके से ये जो वक्तव्य रहा, इस वक्तव्य के दौरान ये ज़रूर नज़र आया कि भारत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है और साथ ही हर कोई भारत के साथ आगे मिलकर काम करने में अपनी इच्छा जताता है। जी नमस्कार। मैंने भी अभी वक्तव्य को दोनों का सुना, जो अभी प्रेस को संबोधन किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा और फॉन डर लायन द्वारा। और देखिए, जो एक अहम चीज़ आ रहा है आज, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज के भूगोलिक परिस्थिति के आधार पे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है। यानी कि आने वाले युग को, ये अगले दशक के लिए एटलीस्ट, ये हमारे जैसे क्या रणनीति होने वाली है, सामूहिक रूप से भारत और यूरोपीय समुदाय को किस तरीके से एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकेत और एक मैं कहूँगी पॉलिटिकल सिग्नल आज दिया गया। तो उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अभी जो स्टेटमेंट रिलीज हुए हैं। अगर इसके साथ ही हम देखें तो रक्षा और सुरक्षा को लेकर भी सहयोग की बात दोनों की तरफ से कही गई कि आगे मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे रक्षा और सुरक्षा को लेकर। इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर, पूरी दुनिया पर पड़ेगा? देखिए, अभी की जो परिस्थिति है, यूरोप में युद्ध चल रहा है। इस हफ्ते यूक्रेन में अगर देखा जाए तो 3 साल युद्ध पूरे हुए, चौथा साल शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, चल रही है। और दूसरी ओर जो है मिडल ईस्ट में भी एक युद्ध है, वहाँ पे युद्ध विराम घोषणा की गई है। तो ऐसे परिस्थितियों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का और राष्ट्रों के साथ जिनकी हमारी घनिष्ठ मित्रता और संबंध हैं, उनके ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से रक्षा और सुरक्षा को लेके हमारा किस तरीके का एक और कोऑपरेशन जो है वो बढ़ सकता है। यहाँ पे ना केवल सामूहिक रूप से हमें एकजुट होके नवीनीकरण करना है, यानी डिफेंस की मॉडर्नाइजेशन की एक बात है, भारत और वेपन्स खरीदना चाहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ और भी सुरक्षा के कई क्षेत्र हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की गई थी, टेररिज्म की बात है। तो यानी कि इसमें जानकारी का आदान प्रदान
और सबसे अहम बात जो है सुरक्षा के संदर्भ में न केवल एक राजनीतिक मित्रता होना आवश्यक है, लेकिन इसमें एक वो ट्रस्ट यानी एक दूसरे के ऊपर आप निर्भर कर सकते हैं। तो वो उस तरीके का हमें संकेत मिल रहा है कि राजनीतिक तौर से यानी पॉलिटिकली दोनों तरफ से ये एक दूसरे को आश्वासन दिया गया है कि हम अपने ये जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको हम एक और नया रुख, नया आवाम देंगे। सलमा बाबा जी, अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी बात कहीं ना कहीं सामने आई है कि जो रिसर्च है वो हम साथ में करेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी अब बातचीत होगी यूरोपियन कंट्रीज के साथ में। जी, और मैं इसके लिए एक और थोड़ा बड़ा संदर्भ दूंगी कि अभी देखिए इसी महीने, आज हम 28 तारीख है, इसी महीने फ्रांस में फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने साथ में मिलके AI समिट को संबोधित किया था। जी बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, और मैंने उस समय कहा कि प्रधानमंत्री ने जो एक देश के लिए नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो लेके गए। उन्होंने कहा कि पूरे ग्लोब यानी पूरे विश्व का साथ और सबका विकास, किसी को भी अब AI की इस दौर में किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको लेके आगे चलना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि नए टेक्नोलॉजी के आते ही क्या हो रहा है, दोबारा एक तरीके से लोगों के बीच में जिनके पास टेक्नोलॉजी है और नहीं है, लोग, राष्ट्र, अर्थव्यवस्थाएं आपस में ये फिर कट जाएंगी। तो सबको साथ में लेके चलना, भारत का जो एक है वसुधैव कुटुंबकम का जो एक स्लोगन है प्रधानमंत्री लेके गए थे पेरिस, यहाँ क्या हम देख रहे हैं उसी चीज़ को एक और नया रुख दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा और फॉन डर लायन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फ्रांस के समिट में कहा कि AI जो है आने वाले जो सभ्यता है उसकी मानवता की कोडिंग कर रहा है और इसीलिए हमें मिल के सामूहिक रूप से काम करना पड़ेगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जैसे भारत में आधार है और यूरोप में डिजिटल वॉलेट है, इन दोनों को जो जिसे हम कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको और भी किस तरीके से सबको मुहैया करवाया जाए। बट मोर इम्पॉर्टेंट जो महत्व की बात यहाँ पे है कि हम इसमें एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप को अलग अलग स्तर पे और अलग अलग जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उस पे अगर हम एक नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नए आकार को जो है पार्टनरशिप को एक नया आकार दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जैसा कि आपने खुद बताया कि इस वक्त वसुधैव कुटुंबकम के नीति पर भारत लगातार चल रहा है और G20 की थीम भी यही थी कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बिजनेस समिट का निर्णय भी इस वक्त लिया गया है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ऊर्जा के अगर बात देखें तो विकास के लिए ऊर्जा बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है, उसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और जिस रफ्तार के साथ भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो ऊर्जा एक अहम मुद्दा बन जाता है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि केवल विकास और ऊर्जा को एक तरफ रखते हुए दूसरी तरफ आपको उसका संतुलन बनाना पड़ेगा कि हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर अभी का जो हमारा विकास जिस तरीके से चल रहा है उसका क्या प्रभाव हो रहा है। और यहाँ पे वही है कि हमारे पास एक ही ये भूमि है, इस भूमि की हम तभी रक्षा कर सकते हैं जब हम उसको कलेक्टिवली सोचेंगे और किस तरीके से रिन्यूएबल्स की तरफ और ऐसे ऊर्जा के स्रोत की तरफ जाएं जो है कम से कम प्रदूषण जो है वो फैलाएं। और जो हमारे कमिटमेंट्स हैं जो हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत लिए हुए हैं और एक अपने जो रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे ये नए सेक्टर को भी इसमें एक पुश दिया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से ग्रीन पार्टनरशिप में कहूँगी अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ अगर उसको देखें। इसके साथ ही GI को लेकर भी दोनों के बीच में काफ़ी चर्चा हुई है, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट इस वक्त पड़ता हुआ नजर आएगा आगे? देखिए अगर आप सारी बातों को लें तो आप इनको इस तरीके से लें कि हमने राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सुरक्षा के क्षेत्र में और जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इन सब के क्षेत्र में कोई भी अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो ये दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा। अगर हम सिर्फ इसी की बात करें जो राष्ट्रपति फॉन डर लायन ने कहा था कि अगर मैं देखूं कि भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच में अगर हम मिल के काम कर सकते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा
कि हम लोगों को भी एक दूसरे के पास आने जाने का एक मौका दें, और इसलिए शिक्षा और विकास में हमें और भी इसमें निवेश करना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि जो भी आप सेक्टर लेंगे, उसका इन 4 मूल जो एक सेक्टर्स हैं जिसमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, इन चारों एरियाज़ में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोफेसर सलमा बाबा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच आपसे आगे और भी बातचीत करेंगे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित अब से कुछ देर पहले किया, और उन्होंने यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत यात्रा अभूतपूर्व बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया है। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है कि इंडियाज यंग टैलेंट यानी यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। तो इंडो पैसिफिक को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि आप दोनों मिलकर काम करेंगे, सुरक्षा और विकास दोनों को लेकर अब साथ चला जाएगा। हमारे साथ में हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं बाबा जी। प्रोफेसर, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक का भी जिक्र किया, सुरक्षा और विकास दोनों को साथ में रखना है। जी देखिए, इंडो पैसिफिक वो क्षेत्र है जो आज बिल्कुल केंद्र बिंदु बन चुका है, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, और उससे ज़्यादा सुरक्षा के रूप से। विकास को अगर हम लें तो वो एक बहुत ही अहम क्षेत्र है जिसमें कि जिसे हम कहते हैं कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी व्यापार का एक बहुत ही अहम क्षेत्र है जहाँ पे व्यापार को, पूरे विश्व का व्यापार उसी जगह से जा रहा है। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि निरंतर जो एक भौगोलिक रूप से देखा जाए, वैश्विक रूप से भी अगर देखा जाए, तो यहाँ पे कंपटीशन भी निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है, खास तौर पे अमेरिका और चीन के बीच में। तो ऐसे संदर्भ में ये बहुत मायने रखता है जब प्रधानमंत्री और जो है फॉन डर लायन ये दोनों ही कह रहे हैं कि हमें इंडो पैसिफिक पे ध्यान देना चाहिए, और किस तरीके से व्यापार के साथ साथ, यानी जो विकास का एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ हमें सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि यूरोपीय समुदाय ने भी इंडो पैसिफिक की एक रणनीति 2021 में जारी करी थी। और अगर हम भारत का यहाँ पे अगर देखें तो हमारा तो स्टेटमेंट जो है वो सागर है, यानी सबके लिए विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है जो भारत का मंत्र है। तो दोनों ही आपस में देख सकते हैं समन्वय हो रहा है। सलमा बाबा जी, अगर हम देखें तो 2004 से ये रणनीति है, साथ में भारत लगातार काम कर रहा है, और पिछले 10 साल के अगर भारत पर हम नज़र डालें तो भारत लगातार तरक्की कर रहा है और अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। अब यूरोपीय संघ जब साथ मिलेगा तो ऐसे में आगे यूरोपीय संघ के लिए किस तरीके से फ़ायदा होगा? देखिए, आपने सही बताया, 2004 से हमने इसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रुख दिया था, और उसके बाद हमने 2005 में एक एक्शन प्लान अपनाया। और अभी अगर उस तरीके से देखा जाए तो 2025 में जो है 20 साल, 2 दशक हो चुके हैं। इस दौरान भारत आर्थिक रूप से समृद्धि की तरफ बहुत तेज़ी से अग्रसर होता जा रहा है,
और अगर आप वैश्विक मुद्दों के आधार पे देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है हाल ही के दिनों में कुछ हफ्तों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका और रूस के बीच में कहीं वार्तालाप बढ़ चुकी है और ऐसे प्रतीत होता है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप से संयम होना पड़ेगा और दूसरा दूसरे राष्ट्रों के साथ उसको मिलके काम करना पड़ेगा। तो उस संदर्भ में मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो है यूरोपीय समुदाय के अध्यक्ष का भारत को आना, पूरे उनके मंत्रिमंडल के साथ आना बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बहुत एक अपने आप से राजनीतिक सिग्नल दे रहा है कि हमारा ये जो पार्टनरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ है, इसे हम एक नया रुख दे रहे हैं और इस रुख को हमें इस जो लार्जर यानी जो बड़ा जियोपॉलिटिकल संदर्भ के अंदर में इसको हमें पढ़ के समझना चाहिए। यानी कि ये वो पार्टनरशिप है, वो निर्णायक पार्टनरशिप होने वाला है अगले 10 साल में, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, वैश्विक मुद्दों के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा। जी, इसके साथ ही अगर हम देखें तो स्पेस सेंटर की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी बात कही गई है कि अब स्पेस में साथ में डायलॉग शेयर किए जाएंगे और बात होगी स्पेस सेक्टर को लेकर। जी देखिए, स्पेस एक ऐसा नया क्षेत्र तो नहीं है, भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच में पहले से भी यहाँ पे आपस में समन्वय भी है, कोऑपरेशन भी है, लेकिन अब ये एक ऐसा क्षेत्र होता जा रहा है जिसमें कि कंपटीशन बढ़ रहा है। स्पेस है और साइबर है, तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को आप अगर देखेंगे तो इसको इस सेक्टर को भी ध्यान दिया गया है, जिससे कि इसमें हम मिलके साइंटिफिक रूप से किस तरीके से और इसमें निवेश करें, और उसके अलावा दोनों तरफ यानी यूरोप और भारत में जितनी भी हमारी नॉलेज बेसिस है, इसको कैसे एकजुट लाया जाए और पूरे विश्व के लिए मिलके काम किया जाए। अगर इस समय हम स्पेस को देखें तो वो एक बढ़ता हुआ कंपटीशन का क्षेत्र बनता जा रहा है और यूरोप और भारत मिलके शायद इसको एक नया रुख दे सकते हैं, जिसमें कि हम पूरे विश्व के लिए काम करें, ना केवल कि कुछ गिने चुने राष्ट्रों के। यूरोपियन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका ये भारत दौरा, पूरे दौरे पर अगर हम नज़र डालें तो कैसे नज़र आता है? मैं अगर इस दौरे को देखूं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि इसको एक लार्जर प्लेटफॉर्म या सेटिंग में देखना चाहिए। ये केवल एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है। हाँ, एक मायने में द्विपक्षीय है। यूरोप और भारत बराबर से हर साल मिलते रहते हैं, इस पे शिखर सम्मेलन होते हैं और दोनों नेताओं ने बताया अपने स्टेटमेंट्स में कि इस साल में अगला शिखर सम्मेलन जो भारत में होगा तो उस तरफ नज़र है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के वैश्विक संदर्भ में ये जो द्विपक्षीय मीटिंग है और ख़ास तौर पे उनका यूरोपीय समुदाय के अध्यक्ष का अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ भारत आना एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक सिग्नल है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी जो स्टैंडिंग है, उसकी जो पोजीशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कि भारत के बिना आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी निर्णय लेना असंभव है। और तीसरा सबसे अहम बात कि ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अभी 20 साल पुरानी है, इसको एक हम नया एक जोश देने वाले हैं, उसको एक नया डायरेक्शन मिलने वाला है और ये बाकी राष्ट्रों को बता रहा है, चाहे वो भारत के तरफ है या यूरोप के समुदाय के तरफ है या जो दोनों साइड्स के साथ उनकी जो इक्वेशन है सही नहीं है, कमज़ोर है, उनको भी एक पॉलिटिकल सिग्नल है कि ये एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से समृद्ध रिलेशनशिप है। ये तो बात होगी दुनिया के लिहाज से, लेकिन भारत के लिहाज से ये दौरा कितना अहम और कितना खास रहा इस बार? देखिए, अगर हम अपने द्विपक्षीय स्तर पे देखें तो एक 3 या 4 साल गुजर गए जिसमें कि हम आमने सामने बैठ के हमने क्षमा चाहती हूँ, आमने सामने बैठ के शिखर सम्मेलन हुआ है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अहम है कि दोनों नेता मिल रहे हैं। देखिए, ये दूसरे संदर्भ में जैसे पिछले साल G20 के संदर्भ में मिल चुके हैं, जब भारत के पास G20 का कमान अपने हाथ में था
तो उस संदर्भ में भी मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री फॉन डर लायन को और भी दूसरे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में मिल चुके हैं। लेकिन भारत में आना और अब जब ये स्टेटमेंट निकलेगा कि किन विशेष बातों पे अग्रीमेंट हो चुकी है, तो ये हमारे लिए राजनीतिक, आर्थिक, सिक्योरिटी, सुरक्षा के मामले से बहुत महत्व रखता है कि किस तरीके से हम, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात थी या अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और जो सबसे अहम है राजनीतिक रूप से कि अपनी जो पार्टनरशिप है उसको दोबारा दोहराना और कहना कि ये वैश्विक स्तर पे सबसे अहम पार्टनरशिप होने वाला है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमा बाबा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इतनी सारी चर्चा करने के लिए। कुल मिलाकर देखिए तो यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष का भारत दौरा काफ़ी सफल अपने आप में नजर आता है। अब से कुछ देर पहले संयुक्त वार्ता भी हुई और इस दौरान कई चीज़ें निकलकर सामने आई, यानी कि आगे आने वाले समय में यूरोपियन संघ और भारत एक साथ मिलकर काम करेंगे। कई क्षेत्रों में रिसर्च और टीम मिलकर काम करती नजर आएंगी। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम इस वक्त। नमस्कार।